बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो के अंदर हम आईसीएस के पास पेपर्स को सॉल्व करेंगे, जिसकी मदद से तमाम स्टूडेंट्स जो कि कंप्यूटर के बारे में बुनियादी इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, स्पेशली आईसीएस के स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से एनुअल एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए आईसीएस के पास पेपर की फाइल को यहाँ पर इंसर्ट भी कर दिया है। थोड़ा सा इसको हम कीनली रीड आउट भी कर लेते हैं। ये हमारे पास पेपर है आईसीएस का। ये 2022 का एनुअल पेपर है, इंटर। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इंटर ए एनुअल 2022 ऑब्जेक्टिव पेपर है कंप्यूटर साइंस का। और इसके लिए जो आपके पास टाइम अलाउड होता है, जो आपके पास मैक्सिमम टाइम होता है इसको सॉल्व करने का, वो 20 मिनट्स होते हैं। और इसके जो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो 15 होते हैं, यानी 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए होते हैं। ये देखें, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 15 क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए होते हैं। आपने इन 15 एमसीक्यूज को सॉल्व करना होता है। हर क्वेश्चन के साथ उसकी 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, और इसके साथ इसकी 4 ऑप्शंस दी गई हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी भी 4 ऑप्शंस दी गई होती हैं, और आपने इनमें से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके लिखना होता है। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव पेपर आ गया। इसको आप रीड आउट भी कर लें अच्छी तरीके से, ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें और आपको एनुअल पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव पेपर को हल करने में किसी किस्म की मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अब हम मूव करते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो हमारे पास पहला इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो है, एन इनपुट डिवाइस विच इज यूज फॉर प्लेइंग गेम्स इज कॉल्ड। कि ऐसी इनपुट डिवाइस जिसको हम गेम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, गेम्स को खेलने के लिए, उसको क्या कहते हैं? लाइट पेन, माउस, जॉयस्टिक एंड स्कैनर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वाली फाइल सही तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए, जो इससे मेरी प्रीवियस 2 एमसीक्यूज फाइल्स हैं, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देता हूं। उन फाइल्स को अच्छी तरीके से आप उन वीडियोस को वॉच कर लें, तो आप बड़े इजीली इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। तो बहरहाल, जब भी हम जॉयस्टिक की बात करते हैं तो उसका मतलब यही होता है कि प्लेइंग गेम। तो ये वाली ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसकी करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट फेज ऑफ एसडीएलसी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर ये चीज बड़ी डिटेल से दी गई है कि एसडीएलसी क्या होता है। आप बच्चों की आसानी के लिए बता देता हूं कि एसडीएलसी स्टैंड्स फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि एसडीएलसी किसका अल्फाज का मुखफ़फ़ होता है? एसडीएलसी मुखफ़फ़ होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का। तो इसका जो फर्स्ट फेज हमारे पास कौन सा होता है? कोडिंग, डिजाइन, एनालिसिस एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ द अबव। अब थोड़ा सा एसडीएलसी के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि एसडीएलसी के कितने फेज होते हैं, और या यूं कह लें कि कितने स्टेप्स होते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के कितने स्टेप्स होते हैं, और हर स्टेप के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। तो यहाँ इनमें से कोई भी पहला फेज, पहला स्टेप नहीं है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि फिर पहला स्टेप कौन सा होता है, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के टोटल 7 फेजेस होते हैं। अक्सर ये भी ऑब्जेक्टिव के अंदर पूछ लेते हैं कि हाउ मेनी फेजेस आर देयर इन एसडीएलसी। तो आप इसका करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे? 7। सबसे पहला जो फेज होता है उसे कहते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। दूसरा जो फेज होता है उसको कहते हैं सिस्टम एनालिसिस।
जो तीसरा फेज होता है SDLC का उसको कहते हैं सिस्टम डिजाइन। जो चौथा फेज होता है उसको कहते हैं सिस्टम कोडिंग। जो फिफ्थ फेज होता है उसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। जो सिक्स्थ फेज होता है उसको कहते हैं सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। और जो सेवंथ फेज होता है उसको कहते हैं सिस्टम मेंटेनेंस। तो माय स्टूडेंट्स, इन सेवन के सेवन फेजेस को अच्छे तरीके से आप याद कर लें। कई दफा ऑब्जेक्टिव के अंदर ये आ जाता है कि इनमें से आप 2 या 3 के नाम लिखें, कि कोई से 2 या 3 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस के नाम लिखें। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, तो उसके अंदर आपको इसके नाम लाजमी तौर पर आने चाहिए। अब थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इन फेजेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन फेजेस के अंदर हम क्या करते हैं। सो लेट्स डिस्कस ईच ऑफ देम टर्न बाय टर्न। जो हमारे पास पहला फेज होता है प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का, उसके अंदर सिस्टम को इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसके अलावा सिस्टम को आइडेंटिफाई किया जाता है, सिस्टम स्कोप के बारे में देखा जाता है, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस उसके बारे में डिस्कस किया जाता है, फिजिबिलिटी स्टडी और प्रीलिमिनरी जो प्लान होते हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट फेज के बारे में इंट्रोडक्शन आ गई। फिर सेकंड फेज होता है सिस्टम एनालिसिस। इसके अंदर जो हमारा करंट सिस्टम है उसको समझा जाता है, अंडरस्टैंडिंग द वर्किंग ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। उसके बाद सिस्टम डिजाइन के अंदर दो बुनियादी काम किए जाते हैं। नंबर 1 लॉजिकल मॉडल और नंबर 2 फिजिकल मॉडल, उसको डिजाइन किया जाता है। अगर आप सिर्फ इसके अंदर इतना लिख देंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको आ जाए कि व्हाट इज सिस्टम डिजाइन, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे? इन सिस्टम डिजाइन लॉजिकल एंड फिजिकल मॉडल्स आर प्रिपेयर्ड और डिजाइंड। इतनी सी बात है, बिल्कुल इजी। उसके बाद सिस्टम कोडिंग। सिस्टम कोडिंग के अंदर जो नया सिस्टम है उसके प्रोग्राम लिखे जाते हैं, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है। इन दिस फेज प्रोग्राम्स आर रिटन फॉर द न्यू सिस्टम। उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग के अंदर किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है कि एरर्स को रिमूव किया जाता है बाय गिविंग सैंपल डेटा, यानी सैंपल डेटा को इंसर्ट करके अगर हमारे पास कोई एरर्स मौजूद होंगे तो उन एरर्स को रिमूव किया जाता है। फिर आ जाता है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। इस फेज के अंदर नए सिस्टम को जो नया हमने डेवलप्ड किया होता है सिस्टम, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। किस तरीके से? हार्डवेयर को इंस्टॉल करके, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके और उसके अंदर फाइल्स यानी डेटा को इंसर्ट करके। फिर आखिरी फेज के अंदर सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर हम वर्किंग को चेक करते हैं, न्यू सिस्टम की वर्किंग को चेक करते हैं टू एंश्योर। एंश्योर का मतलब होता है यकीनी बनाना। इस चीज को यकीनी बनाने के लिए कि सिस्टम जो है वो मकासद को पूरा भी कर रहा है या नहीं कर रहा, यानी जिस मकसद के लिए हमने नया सिस्टम बनाया है क्या वो वाले मकासद पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये वाली चीज सिस्टम मेंटेनेंस के अंदर हम चेक करते हैं। तो इस तरीके से ये 7 फेजेस हो गए और हर फेज के बारे में आपने 1 या 2 लाइनों को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और माय डियर स्टूडेंट्स, कई दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी आ जाता है, तो फिर आप बड़ी आसानी से इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज डेटा कंप्रेशन। अब ओएसआई मॉडल क्या होता है? ओएसआई स्टैंड फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ओएसआई मॉडल की तमाम लेयर्स के नाम आने चाहिए और उन लेयर्स के बारे में थोड़ी थोड़ी इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, तो उसको हम डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो डेटा को कंप्रेस करने के काम आती है। अब इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। ये हमारे पास ओएसआई मॉडल आ गया, इसकी 7 लेयर्स होती हैं। कई दफा ये चीज भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाती है कि ओएसआई मॉडल की कितनी लेयर्स होती हैं, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? 7 लेयर्स। उसके बाद
शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी ये चीज अक्सर पूछ ली जाती है कि एप्लीकेशन लेयर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, या नेटवर्क लेयर किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, या फिजिकल लेयर का क्या पर्पस होता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने इसके अंदर मेंशन कर दिया है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें कि फिजिकल लेयर इनकोड सिग्नल्स, केबलिंग एंड कनेक्टर्स, फिजिकल स्पेसिफिकेशन। और जो डेटा लिंक लेयर है ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है, असाइन टू लोकल एड्रेस टू इंटरफेस, यानी लोकल एड्रेसेस को असाइन करती है। नेटवर्क जो लेयर है ये ग्लोबल एड्रेसेस को असाइन करती है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर ये क्या काम करती है, इस्टेब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट सेशन बिटवीन एंड नोड। उसके बाद सेशन लेयर हमारे पास क्या काम करती है, इस्टेब्लिश सेशंस बिटवीन एप्लीकेशन। और प्रेजेंटेशन के बारे में देखें कि जो प्रेजेंटेशन लेयर होती है वो डेटा को इनक्रिप्ट करती है, एनकोड्स करती है और डेटा को कंप्रेस करती है। देखिए वही पॉइंट आ गया जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज डेटा कंप्रेशन। तो क्या आंसर आएगा, प्रेजेंटेशन लेयर। तो इस तरीके से आपने इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ये चीज आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी काम आएगी और आपके शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर भी काम आएगी। अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क टोपोलॉजी यूजेस टर्मिनेटर्स। के दर्ज झेल में से कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी टर्मिनेटर्स को इस्तेमाल करती है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है, टोपोलॉजी हमारे पास मुख्तलिफ तरह की टेक्निक्स होती हैं जिसके जरिए हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी टर्मिनेटर की बात आएगी तो हम बस टोपोलॉजी को ही कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर मैंने डायग्राम के अंदर तमाम टोपोलॉजीज को शो भी कर दिया है। देखें ये हमारे पास बस टोपोलॉजी आ गई और ये टर्मिनेटर्स यहाँ पर मौजूद हैं। ये सिग्नल्स को एब्जॉर्ब करने के काम आते हैं ताकि सिग्नल हमारे वीक ना हो जाएं और डेटा बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवर्स कर सके। देखिए ये हमने कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया हुआ है, ये अलग टोपोलॉजी है जिसको बस टोपोलॉजी कहते हैं। ये स्टार टोपोलॉजी है जिसके अंदर एक सेंट्रल डिवाइस होती है जिसको सेंट्रल हब कहते हैं। ये रिंग टोपोलॉजी है, ये अलग टेक्निक है कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की। ये मैश टोपोलॉजी है। मैश टोपोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। ये ट्री टोपोलॉजी हमारे पास है और ये पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी। कई दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, कोई से 2 या 3 टोपोलॉजीज के नाम मेंशन करें, तो फिर आप इसको बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। कि डिजिटल सिग्नल्स को जब हम एनालॉग सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इस अमल को क्या कहते हैं। इसका आंसर है मॉड्यूलेशन। हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 तरह के प्रोसेसेस होते हैं, एक को कहते हैं डीमॉड्यूलेशन और दूसरे को कहते हैं मॉड्यूलेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मोडेम है। मोडेम का मतलब क्या होता है, मोडेम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है कि मोडेम किन अल्फाज का मुखफ़फ़ है, तो आप क्या लिखेंगे, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। उसके बाद जब हम डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल का जो कन्वर्टिंग प्रोसेस होता है उसको मॉड्यूलेशन कहते हैं, और जब एनालॉग से डिजिटल सिग्नल का प्रोसेस होता है कन्वर्जन का, इसको कहते हैं डीमॉड्यूलेशन। यानी डिजिटल टू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग टू डिजिटल इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और इनमें से अक्सर ऑब्जेक्टिव के अंदर हर दफा ही कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, इसलिए आपका कंसेप्ट इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए कि मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के अंदर क्या फर्क होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी कैरेक्टर्स 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट।
8 बिट कोड के अंदर हम मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है 256। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मशहूर कोडिंग स्कीम्स होती हैं जिनके कंप्यूटर की जिसके जरिए हम कंप्यूटर में डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले को कहते हैं एस्की कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, और दूसरी कोडिंग स्कीम होती है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। ये मैंने यहां पर इसको मेंशन भी कर दिया है। अब इसके अंदर कुछ जो 3 पॉइंट्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप उनको याद कर लें। पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि एस्की स्टैंड्स फॉर व्हाट और EBCDIC स्टैंड्स फॉर व्हाट। इनकी एब्रीविएशन जो है वो अच्छे तरीके से इनके फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद देखिए ये दूसरा पॉइंट, uses 7 बिट टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर। जो एस्की कोड है ये 7 बिट कोड होता है, और जो EBCDIC है ये 8 बिट कोड होता है। और 8 बिट कोड के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि ये कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता है, तो इसका आंसर हमारे पास है 256। देखिए यही यहाँ पर पूछा गया है। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि 7 बिट कोड के अंदर हम कितने कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 128। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये कंपैटिबल होता है मॉडर्न इनकोडिंग स्कीम्स के साथ, लेकिन जो EBCDIC है ये मॉडर्न कोडिंग स्कीम्स के साथ कंपैटिबल नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। कि जब किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज हम बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, यानी एक से ज्यादा कॉपीज बनाते हैं, तो इस अमल को कहते हैं रीप्रोग्राफिक्स। ये देखिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ये देखिए मल्टीपल कॉपीज हम बना रहे हैं, तो इस अमल को कहते हैं रीप्रोग्राफिक्स। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद डेटा एंड प्रोग्राम्स नॉट करंटली बीइंग यूज्ड बाय कंप्यूटर आर स्टोर्ड इन। कि वो वाला डेटा और प्रोग्राम जो कि इस्तेमाल नहीं हो रहा कंप्यूटर में, वो कहाँ पे स्टोर होता है? वो सेकेंडरी स्टोरेज यानी हार्ड डिस्क के अंदर, CD के अंदर, USB के अंदर हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जिसकी मौजूदगी, जिसकी एग्जिस्टेंस कंप्यूटर की प्रॉपर वर्किंग के लिए लाजमी होती है। तो इसके अंदर हमारे पास करेक्ट आंसर है CPU। ये मैंने प्रीवियस फाइल्स के अंदर बड़ी डिटेल में ये चीज समझाई हुई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस MCQs फाइल्स मेरी लाजमी देख लें, वॉच कर लें, ताकि आपको इस कुछ पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करने में किसी किस्म की मुश्किल ना हो। तो यहाँ पर हमारे पास है CPU। उसके बाद the program that contains instructions to operate a device is called। कि ऐसे प्रोग्राम जो कि किसी डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए जरूरी होते हैं, लाजमी होते हैं, उन्हें कहते हैं डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ये इसकी डेफिनेशन भी यहाँ पर मैंने लिख दी है। ए डिवाइस ड्राइवर इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। ये खास किस्म का सॉफ्टवेयर होता है दैट कंट्रोल्स अ स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस, जो कि खास तरह की हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है, अटैच टू अ कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर के साथ अटैच होती है। डिवाइस ड्राइवर्स आर इसेंशियल। डिवाइस ड्राइवर्स की मौजूदगी जरूरी होती है फॉर अ कंप्यूटर, कंप्यूटर के लिए टू वर्क प्रॉपरली, कि वो सही तरीके से काम कर सकें। ये इसकी डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है। शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर ये वाली डेफिनेशन प्रीवियस पेपर में काफी दफा आ चुकी है। अब ये देखिए हमारे पास ये कंप्यूटर है और ये हमारे पास कीबोर्ड, इसका डिवाइस ड्राइवर अलहदा, ये माउस, इसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर अलहदा, और ये हमारे पास प्रिंटर, इसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर अलहदा। यानी जब तक ये डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में मौजूद नहीं होंगे, हमारे कंप्यूटर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, हार्डवेयर डिवाइसेस प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर सकती। यानी इनकी मौजूदगी कंप्यूटर में लाजमी होती है मुख्तलिफ हार्डवेयर डिवाइसेस को सही तरीके से काम में लाने के लिए। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11,
ए वायरस विच एक्टिवेट्स ऑन सर्टेन डेट एंड टाइम इज कॉल्ड, ऐसा वायरस जो कि एक्टिवेट होता है किसी खास डेट और वक्त पर, इस वायरस की किस्म को कहते हैं लॉजिक बॉम्ब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, द एबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की वो खासियत टू रन मल्टीपल प्रोग्राम्स, जिसके जरिए वो एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को रन कर सकता है, चला सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है एट द सेम टाइम, एक वक्त में, इस कॉल्ड। इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को कहते हैं मल्टीटास्किंग। अब यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स मैंने इसकी एक एग्जांपल भी दी है ताकि आप बड़े इजीली, बहुत इजी वे से इसको अंडरस्टैंड कर सके। ये देखिए, ये एक शख्स कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, काम कर रहा है, वो कैलकुलेटर भी उसने ओपन किया हुआ है, कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन कर रहा है, पहला काम। दूसरा काम क्या कर रहा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में किसी फाइल को प्रिंट कर रहा है, दूसरा काम। और तीसरा काम क्या है? किसी वेब ब्राउजर में किसी फाइल को डाउनलोड कर रहा है। तो एक वक्त में 3 काम किए जा रहे हैं एक कंप्यूटर पे। तो दिस कंसेप्ट इज कॉल्ड कंप्यूटर मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट हमारे पास है विच फंक्शन की इज यूज्ड फॉर चेकिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड प्रोग्राम में अगर हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करना हो तो उसके लिए कौन सी फंक्शन की का इस्तेमाल किया जाता है? तो माय डियर स्टूडेंट, इसका करेक्ट आंसर है F7। और ये हमारे पास फंक्शन कीज होती हैं F1 से लेकर F12 तक। कई दफा शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कीज कहाँ से लेकर कहाँ तक होती हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज मौजूद होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर दर्ज झेल में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है MS एक्सेल। अब ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भी मैंने दे दी है। ये देखिए यहाँ पर, व्हाट इज स्प्रेडशीट प्रोग्राम? ए स्प्रेडशीट आल्सो नोन एज वर्कशीट, के स्प्रेडशीट को वर्कशीट भी कहते हैं। कंटेन्स रोज एंड कॉलम्स, जो कि रोज और कॉलम्स पर मुश्तमिल होती है। एंड इज यूज्ड, और इस्तेमाल होती है, रिकॉर्ड, कंपेयर एंड प्रोसेस डेटा, डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, डेटा को कंपेयर करने के लिए और डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो स्प्रेडशीट की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकती है। इसके अलावा MCQs के अंदर भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये भी पूछा जा सकता है कि राइट एनी 3 फीचर्स ऑफ स्प्रेडशीट। तो उसके जवाब में आप क्या लिखेंगे? इन स्प्रेडशीट वी कैन रिकॉर्ड, कंपेयर एंड प्रोसेस डेटा। और ये थोड़ा सा इसका इंटरफेस है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते हैं तो ये वाला इंटरफेस हमारे सामने आता है। ये हमारे पास सिलेक्टेड सेल होता है, ये वाला जिसका बॉर्डर गहरा है, इसको सिलेक्टेड सेल कहते हैं। और यहाँ पर इसका एड्रेस होता है। और ये फार्मूला बार, हम यहाँ पर फार्मूला को टाइप करते हैं। ये कॉलम हेडर्स हैं, DEFCBA, इनको कॉलम हेडर कहते हैं। और ये हमारे पास रो हेडर्स हैं, 18, 17, 16 एंड सो ऑन। और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास रोज होती हैं। और इनको कहते हैं शीट टैब्स, शीट 1, शीट 2, शीट 3 एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था वर्कशीट के बारे में माय डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको यहाँ पर इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू सर्च एंड व्यू वेब पेजेस, कि कौन सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि वेब पेजेस को सर्च करने के लिए और वेब पेजेस को व्यू करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है वेब ब्राउजर। ये मुख्तलिफ तरह के वेब ब्राउजर यहाँ पर मैंने शो करवा दिए हैं, मोजिल्ला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, एप्पल सफारी एंड ओपेरा। तो कई दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ चुके हैं प्रीवियस पेपर्स में, कि कोई से 2, 3
या 4 वेब ब्राउजर के नाम लिखें। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो के अंदर मैंने 2022 के पेपर्स के बारे में आपको ब्रीफली बता दिया है कि किस तरीके से आपने पेपर अटेम्प्ट करना है, और इसको सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस वीडियो को भी अच्छी तरीके से देखें, और जो मेरी प्रीवियस वीडियो है दो, उनको भी अच्छी तरीके से देखें। उनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिए।